हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र की। ये जो फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/f = μ-1 और 1/r - 1/r2, ये पूरा का पूरा फार्मूला आज के सेशन में हम लोग डेराइव करके देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, लेकिन अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 6 और 7 नहीं देखा है तो पहले उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनके बिना ये वाला निगमन नहीं होने वाला है। तो कैसे एक पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र हम लोग ज्ञात करते हैं, ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चलिए हम लोग आज के सेशन में शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं बता दूं कि ये क्लास 12th है और क्लास 12th में हम लोग अभी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये पूरा 5 नंबर वाला डेरिवेशन है जो कि लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। ये दे देंगे और इसके साथ एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा इसी फॉर्मूले पर आधारित, और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। कभी कभी ये अलग से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी डायरेक्टली पूरा 5 नंबर का पूछ लिया जाता है जब पेपर आसान बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है जो कि समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये थ्योरी पूरी आसानी से समझ में आ जाएगी जब मैं यहाँ पे चित्र बनाना शुरू करूँगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है वो पतला लेंस है, जो कि हमने इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे बना दिया है। ये जो हमारा पतला लेंस है, इस लेंस का अपवर्तनांक जो है वो हमने मान लिया है कि कितना है, μ2 है। और उसके बाद ये लेंस का यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, एक मुख्य अक्ष बना दिया है। ठीक है, ये लेंस है जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा है कि आसपास उसके क्या है, हम मान सकते हैं कि वायु है, या कोई भी ऐसा माध्यम है जो कि हमारा जिसका अपवर्तनांक μ1 है। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसको उठा के किसी जल में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो पहले ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, तभी क्लियर हो पाएगा आगे की चीज़ें। तो मान लीजिए कि एक पतला लेंस है जो कि वायु में रखा है, तो इसके आसपास क्या है, वायु है। और ये जो हमारा लेंस है काफ़ी ज़्यादा पतला है, और यहाँ पे क्या है, वायु है। और वायु का हमने यहाँ पे अपवर्तनांक जो है वो मान लिया है कि कितना है, μ1 है। ये हमने मान लिया बच्चों, ठीक। और ये जो कांच हमारा है, इस कांच का अपवर्तनांक जो है वो कितना दे दिया गया है, मान लीजिए वो हमारा μ2 है, और ये कांच का है, ये कितना दिया गया है, μ2 दिया गया है, ठीक। और इधर भी वायु है और इधर भी क्या है बच्चों, हमारी वायु है। बहुत अच्छे से समझते जाना, तभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये कांच है, कांच का अपवर्तनांक μ2 है, और उसके बाद ये हमारी जो है वायु है जो कि लेंस के दोनों ओर है। अब हमने मान लिया कि इसके दोनों ओर का माध्यम एक ही है और उसका अपवर्तनांक μ1 है जो कि वायु है, और दोनों तरफ अपवर्तनांक μ1 है। लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो हमने मान लिया है कि वो कौन सा है, वो C है। तो हमने मान लिया कि ये लेंस का एक प्रकाशिक केंद्र है जो कि कितना दे दिया गया है, C दे दिया गया। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है जिसको हमने C मान लिया है। इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पर ये लेंस है, तो यहीं पर कहीं पर हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम 2f1 बोलेंगे, और उसके बाद इधर हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम 2f2 बोलेंगे, और ये इनकी क्या हो जाएंगी, वक्रता त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो इधर की वक्रता त्रिज्या हमारे पास R1 है और इधर की हमारे पास वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। तो वेरी सिंपल है ना। अब जरा ध्यान से देखो, हम इनको लिखते नहीं है क्योंकि लिखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जगह कम है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेंस के मुख्य अक्ष पर हमने एक जो है वस्तु रख दी है, और ये वस्तु जो है हमारी कौन सी है, O। तो हमने मान लिया कि ये हमारी यहाँ पर जो है वो वस्तु रखी है। जो ये पॉइंट हमने माने थे R1 और 2f1 और 2f2, उनको आप ना मानिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु है जो कि इस लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है। अब हमने क्या किया, यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ से, और ये बिंदु, ये वस्तु जो है वो बिंदु वस्तु है। बिंदु वस्तु से भी क्या होती हैं, 2 प्रकाश किरणें चलती हैं। एक तो ऐसे ही चलेगी और दूसरी हमारी मुख्य अक्ष जा रही है ना। तो यही कारण है कि बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पे ही बन जाता है। ये इधर बन सकता है, उधर बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये जो बिंदु वस्तु है ये ऐसे चल रही है, ठीक है। यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो ऐसे चल रही हैं, और ये जब प्रथम इस पृष्ठ पर जाती हैं, अच्छे से बेटा मेरी बात को अच्छे से समझने की जरा कोशिश करना, ये इस पृष्ठ से जाके टकराती है। तो आपको पता है कि अगर ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र होगा तभी तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी।
तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ना ये वाला जो ये वाली पृष्ठ बना है ये है ही नहीं, ये लेंस है, इसके दो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ है और ये एक ये वाला पृष्ठ है। ये वाला जब पृष्ठ है तो ये उत्तल पृष्ठ का काम कर रहा है इस वाली किरण के लिए, और जब ये किरण अंदर जाएगी तो ये अवतल पृष्ठ का काम करेगा जब ये किरण अंदर जाएगी, क्योंकि देखिए ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ। बात क्लियर हो गई ना? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास ये क्या होगा, ये अभिलंब होगा। अब आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण जाएगी, अच्छे से समझना, ये प्रकाश की किरण जाएगी और ये अभिलंब है, जब इसके बाहर ऐसे निकलेगी ना, ऐसे ये प्रकाश किरण ऐसे निकलने वाली है, ऐसे निकलेगी, तो ये क्या कर रही है, इसके कारण ये हमारा वायु है और इसके अंदर हमारा कांच है, तो जब इसके अंदर जाएगी तो थोड़ा सा क्या करेगी, नीचे की ओर झुकेगी। क्या करेगी, ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुकेगी। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारी नीचे की ओर थोड़ा सा झुकती है, अच्छे से क्लियर कर रहा हूं मैं, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये क्या करती है, थोड़ा सा नीचे जो है वो झुकने की कोशिश करती है, ठीक, ये इस तरीके से झुकने की क्या करती है, कोशिश करती है। अब अगर ये झुकने की कोशिश करती है तो इसका मतलब अगर मैं ये इसको इधर लेके जाना चाहूं तो ये ऐसे जा सकती है, ऐसे ये जा रही है, और ये दूसरा पृष्ठ लेंस का है ही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब वहां पे बन जाता है। अच्छे से मेरी बात समझना, ये दूसरा लेंस का पृष्ठ है ही नहीं, सिर्फ इतना है, बस इधर वाला है, उधर कुछ है ही नहीं, ऐसे समझ लो, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब हमें वहां मिल जाता है, और इस प्रतिबिंब जो मिलता है वो हमने मान लिया कि हमें क्या मिलता है, आई डैश मिलता है। बोलो क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या मिल गया, आई डैश मिल गया, ठीक है। अब ये आई डैश क्या करता है, ये आई डैश क्या करता है, इस पृष्ठ के लिए, जो ये दूसरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है, क्योंकि ये पृष्ठ अभी फिर से देखो जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसे जा रही है प्रकाश किरण, और इसके लिए क्या करता है, वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब हमें उस तरफ ही क्या होता है, मिल जाता है। मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, हमें उस तरफ मिल जाता है, ठीक। तो अब ना हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण से हमें ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मिल जाता है। दूसरे पृष्ठ को अगर मैं इसको यहां से बढ़ाना शुरू करूं तो ऐसे, ठीक, और ये जो हमें प्रतिबिंब मिलता है, ये प्रतिबिंब हमारा कहां पे मिलता है, हमने मान लिया कि हमारा कहां मिलता है, आई पर मिल जाता है। तो अगर इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई है तो इसको एक बार पढ़ के आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा है कि वक्ता दिशाएं R1 और R2 है, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। माना कि लेंस की मोटाई t है, हमने मान लिया कि जो हमारा लेंस है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, t। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी मान ली हमने, वो हमने मान ली है कि t है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जो प्रथम पृष्ठ के P से, अब P क्या है प्रथम पृष्ठ का, ये प्रथम पृष्ठ के P से, है ना, P से U दूरी पर है, और हमने मान लिया कि यहां से जो यहां तक दूरी है हमारी वो कितनी है, U। बच्चों अगर डायग्राम समझ जाते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। यहां से यहां तक हमारी दूरी कितनी है, U है। उसके बाद यह पृष्ठ बिंदु का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है इस प्रकार से, और माना कि I डैश की पृष्ठ से दूरी जो हमारी कितनी है वो V डैश है। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, V डैश है। बोलो क्या इतनी बात अच्छे से क्लियर आ गई, बात समझ में, ठीक। ये दूरी कितनी सर ने बताई, ये V डैश है। अब ये क्या करती है, ये काम करती है हमारी किसके लिए, और ये इसका पॉइंट है जिसको हमने मान लिया कि हमारा P2 है, और ये हमने मान लिया कि P1 है। तो यहाँ P1 कर लो, P2 अभी हम बाद में थ्योरी में लिख देंगे। और इसके बाद ये I डैश जो कि अभी वस्तु का काम करने लगेगी, और वस्तु का काम करने के बाद इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर थोड़ा बहुत क्लियर ना समझ में आ रहा हो तो अभी धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। और जिसकी दूरी हमने मान ली कि ये कितनी है, ये हमारी V है। तो इसका मतलब है कि ये जो उत्तल लेंस था इसके दो पृष्ठ थे, ये वाला पृष्ठ था, ये वाला पृष्ठ वहां पे क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, और जो ये वाला पृष्ठ है ये क्या करता है, ये वाला पृष्ठ है जो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बना देता है। तो आई थिंक इतना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो एक काम करते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आ गया, हो गया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा। अब देखो, माना आई डैश के पृष्ठ से दूरी जो कितनी है वो V डैश है। प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए आपने एक सूत्र पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है सूत्र, जरा गौर से ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनना। पहले सूत्र आपने क्या पढ़ रखा है, सूत्र आपने पढ़ रखा है कि μ2,
है ना, डिवाइडेड बाई वी माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और उसके बाद डिवाइडेड बाई r। आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब ध्यान से सुनो, पहले पृष्ठ के लिए अब हमारा μ2 कौन है भाई? पहले पृष्ठ के लिए तो भाई वायु से कहां जा रही है प्रकाश किरणें? इसी में जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि μ2 तो μ2 ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि बच्चों v क्या है ना। तो अगर हम ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमने माना कि भाई ये हमारा v डैश था, जो कि फिर से मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप मान सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है? v डैश, ठीक। यहां से, कहां से मेरे प्यारे बच्चों? यहां से कि भाई ये मान लो पृष्ठ है, ये इसका ध्रुव है, ये वस्तु की दूरी u हो गई, और यहीं से लेकर यहां तक दूरी जो हो गई हमारी वो कौन सी हो गई? v डैश हो गई। जो कि यहां लिखा भी होगा कहीं पर कि माना कि पृष्ठ के ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी v डैश है। बात समझ में आ गई इतना कि इस पृष्ठ के लिए ये हमारा ऐसे है, ठीक। अभी लास्ट में हम इसको तोड़कर भी बता देंगे। तो ये v है, v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कौन है इस बार? v डैश है। तो हमने इसको क्या कर दिया? v डैश माइनस μ1 किया, और वस्तु की दूरी तो u ही है, और इसके बाद μ2 हो गया, माइनस का μ1 हो गया, और डिवाइडेड बाई कौन सा हो गया? r हो गया। तो बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन पहले पृष्ठ के लिए वक्ता त्रिज्या हमारी कौन सी थी? r1 थी। इतनी बात तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जरा गौर से समझना, माना ये जो हमारी प्रकाश की किरण है ऐसे जा रही थी, है ना, और वापस से आई और इसके लिए वस्तु का काम की, और उसके बाद वापस से टकरा के इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु का कार्य करती है जिसका प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। जिसका प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आई प्राप्त हो रहा है। अब ये आई जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इसके प्रतिबिंब से यहां से हम निकालेंगे। देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये हो गई इस बार P2 से लेकर I तक की वस्तु की दूरी, P2 से लेकर I तक की वस्तु की दूरी, और P2 से लेकर I तक की ये हमारी हो गई प्रतिबिंब की दूरी। तो बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं? हमने क्या कहा? P2 से लेकर I डैश तक हो गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी, जो कि V नहीं होगी। इस V में हम लोग, V डैश में हम लोग T की मोटाई को घटाने के बाद तभी ज्ञात कर पाएंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी। अच्छे से समझने की कोशिश करो, लिख दूंगा मैं अभी। उसके बाद ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, और इस प्रतिबिंब के लिए प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्या? ये वस्तु की दूरी कितनी है? v है। इतनी बात अच्छे से क्लियर समझ में आई? नए पेज पे जाते हैं और जरा ध्यान से समझिएगा। यदि प्रकाश की किरणें अब कहां से कहां जाएंगी? कांच से वायु में जा रही हो, कांच से वायु में जा रही हैं, वायु में क्या कर रही हैं? जा रही हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा μ1 होता था उसको हम μ2 बोल देते थे, क्योंकि अभी इस तरफ μ1 है, μ1 से μ2 में जा रही थी। समझिए बात को, मतलब μ1 अपूर्णांक वाले से μ2 अपूर्णांक वाले में जा रही थी। तो जो जहां पे हमारा μ2 था, जो मेन फॉर्मूला आया था वहां पे μ2 ही रहेगा, लेकिन अब μ2 से कहां जा रही है? μ1 में जा रही है। तो जो हमने लिखा था ना कि μ1 को μ2 बना देंगे और μ2 को हम क्या बना देंगे? μ1 बना देंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया भी था आप लोगों को, है ना। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पे आ गए। तब हम लोग क्या करेंगे? बेटा कठिन नहीं है अगर आप इसको कठिन समझ रहे हो, लेकिन ये है नहीं, ठीक।
अब क्या करते हैं, देखो हमने फॉर्मूला अपना लिखना शुरू किया। हम फॉर्मूला मेन वाला क्या जानते हैं, हम लोग मेन वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई μ2 डिवाइडेड बाई v, μ1 डिवाइडेड बाई u, है ना, और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। हम मेन फॉर्मूला अपना ये जानते हैं, हमें ये पता है। हमें क्या बताया जा रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, अर्थात μ2 से कहाँ जा रही हैं इस बार, μ1 में। ये अपनी जानकारी के लिए लिखो, μ2 अपूर्णांक वाले से μ1 में जा रही हैं। तो अब μ2 से बदलकर इसको μ1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास μ1, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास μ2, ये बदल दिए हमने, ठीक। और इसके बाद ये v है ना, v हमारी क्या होती थी बच्चों, किसकी दूरी होती थी, प्रतिबिंब की दूरी होती थी। इस चित्र को देखो, इस चित्र में प्रतिबिंब की दूरी कौन है, v, इस बार कौन है, v ही है। लेकिन ये हमारी लेंस की मोटाई t है, जिसकी वजह से वस्तु की दूरी जो बनी वो v डैश माइनस t बन गई, क्योंकि ये होगी वस्तु की दूरी, है ना। तो यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद हम आपको जरा और अच्छे से लिख कर देते हैं, परेशान मत होइएगा, बहुत आसान है, ठीक। हमने ऐसा लिखा, अब जरा ध्यान से देखो, तथा लेंस की मोटाई t हो तब वस्तु की दूरी हम क्या लिखेंगे, v डैश में हम घटा देंगे किसको, t को, वस्तु की दूरी ये बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि हमें अपनी दूरी P2 से लेकर I डैश तक निकालना है। हमें तो P1 से लेकर I डैश तक पहले पता था, है ना। तो हम यहाँ आते हैं, हमने μ1 की जगह पे भाई μ1 ये हमारा v है, तो v तो v रहेगा, है ना बच्चों। इसके बाद μ2 हो गया, μ2 हो गया हमारा v माइनस टी, v डैश माइनस टी, और इज इक्वल टू बन गया हमारे पास μ1 माइनस μ2, और इस बार r जो था ना वो बन गया r2। बस यही दो अगर पॉइंट आप समझ गए तो समझ लो पूरा का पूरा आपका निगमन जो है ना वो खत्म हो गया। बस यही दो लाइन आपको अच्छे से समझना है, बाकी निगमन में कुछ है ही नहीं, बड़ा आसान है। बोलो क्लियर हुआ। पहला वाला तो सिंपल ही था, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पहले प्रश्न के लिए सर ने ये लगाया और आराम से काम हो गया। फिर दूसरे वाले में सर ने बताया कि दूसरे प्रश्न के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करती है, जिसका प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारी ये हो गई वस्तु की दूरी P2 से लेकर I तक, जो कि इस V डैश में T को घटाने के बाद मिलेगी, और ये हो गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी जो कि V होगी। आ जाते हैं इधर, अब जरा गौर फरमाना, अगर हम लोग यदि माने कि यह लेंस पतला है, यदि यह लेंस बहुत पतला है, हमने मान लिया कि यह लेंस क्या है, बहुत पतला है, बहुत पतला है, यदि यह लेंस बहुत पतला है, तब T को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य, क्योंकि अगर लेंस ही बहुत पतला है तो इसका मतलब है कि उसकी मोटाई बहुत कम है, उसको ना के बराबर तुम ले लोगे, है ना, नगण्य मान लेने पर कि बच्चों ये V डैश की तुलना में T का मान बहुत कम है, ऐसे मान लिया, ठीक। तो अब इस T को हटा दो तो हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई V माइनस μ2 डिवाइडेड बाई V डैश, और इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, और उसके बाद हो गया हमारे पास R2। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इस समीकरण को देखो और इस समीकरण को देखो। पहले वाले समीकरण में μ2 बटे V डैश था, दूसरे वाले समीकरण में μ2 बटे V डैश है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और ये V डैश मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो लेंस के द्वारा अपवर्तन देखना है ना, हमें पृष्ठ के द्वारा थोड़ी देखना है। तो हम इस V डैश को हटाते हैं, हम मानते हैं कि हमारा मेन वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बन रहा है। तो यहाँ पे तो ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी, आगे प्लस है, और यहाँ पे ना ये माइनस है। तो हम इन दोनों को घटा लेते हैं, सॉरी जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या होगा, वो प्लस में था ये माइनस में था, कट जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ लिखा कि समीकरण, एक एक बात का मतलब समझते जाओ, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को, एक हमने इसको माना है, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे।
अच्छा चलो पहला समीकरण लिखते हैं। पहला वाला क्या था? पहला वाला था म्यू टू बटे में वी डैश माइनस म्यू वन बटे में देखो क्या लिखा है यू, है ना, म्यू वन बटे यू इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू था, एक मिनट, ये हो गया इधर का लेफ्ट वाला पार्ट लिख लिया। अब इसको देखो प्लस म्यू वन बटे में वी माइनस म्यू टू बटे में वी डैश, है ना बच्चों, बटे में वी डैश, और इज इक्वल टू उधर क्या था? म्यू टू माइनस म्यू वन और डिवाइडेड बाई आर वन। इधर क्या है? म्यू वन माइनस म्यू टू और डिवाइडेड में आर टू। आ गया समझ में? चलो इतना क्लियर हुआ ना। हम इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम चाहते हैं इसी पेज में आप लोगों को लेके चलें, बार बार नया पेज ना आए, है ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, हाँ छोटा हो चुका है। देखो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम एक काम करते हैं। देखो ये ना निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, हम इन दोनों को काट लेते हैं। हमने माना कि भाई ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कि म्यू वन बटे में वी माइनस म्यू टू बटे में यू, ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। म्यू टू नहीं था, म्यू वन ही था, म्यू वन बटे में यू कर लिया ऐसे। और यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे ज़रा गौर से अच्छे से देखना बेटा। यहाँ पे हमने लिखा कि म्यू टू, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या होगा आर वन। या हम एक और भी काम कर सकते हैं, हमने इसको लिखा म्यू टू माइनस म्यू वन। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, म्यू टू म्यू वन म्यू वन म्यू टू, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो हम एक काम करते हैं, इसको हमने लिखा आर वन और यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, और ऐसा करने से ये बदल जाएगा, म्यू टू पहले आ जाएगा, म्यू वन बाद में आ जाएगा। ऐसा करने से हमने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का, और आगे आ गया माइनस। समझ में आई बात? ना समझ में आए माइनस से फिर गुणा कर देना, आसान है। वैसे जिसको ये भी समझ में ना आए अलग अलग कर लेना, काट पीट लेना, आ जाएगा आपका, ठीक। अगर दिक्कत हो रही हो मेरी प्यारी, जो कुछ होम साइंस वाली सॉरी बायो वाली लड़कियां होंगी, उनको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं। म्यू टू अपॉन आर वन माइनस, और कुछ बॉयज़ भी होंगे हमारे, म्यू वन अपॉन आर वन अलग अलग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और म्यू वन अपॉन आर टू और माइनस म्यू टू बटे आर टू, ऐसे किया, ठीक। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, तो 1% भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि अब ये और ये हम ना पास पास लिखेंगे तो फिर समस्या यहाँ पर बनेगी कि जब आप कॉमन लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक काम ही करते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही कर लो। तो हम क्या करेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन माइनस कर देते हैं, और म्यू टू माइनस म्यू वन करते हैं, और डिवाइडेड में आर टू कर देते हैं। अब हम म्यू टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो उधर क्या बचेगा मेरे पास, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी कमेंट करेंगे, सर पहले तो आपने ऐसे लिखा फिर ऐसे लिख दिया। अरे मेरे लाल, हम आपको अच्छा ही करने के लिए सोच रहे हैं ना, बाकी तो हम पढ़ाते चले जा रहे हैं और आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, है ना। आपके अच्छे के लिए तो सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, बट वैसे और समस्या ही हो जाती है आप लोगों को, समझ रहे हो। अब देखो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लिया हमने, म्यू टू माइनस म्यू वन, ये हमने ले लिया कॉमन, और उसके बाद यहाँ से पूरा निकल गया, मेरे पास बचेगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये आसानी से बन गया, जैसे मैं करने जा रहा था वैसे कठिन हो जाता। यहाँ से हमारा जो है वो मेन फॉर्मूला आ गया है, यहाँ से हम इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने ना जो हमें फॉर्मूला लेके आना था उसमें ये था, सिर्फ म्यू था, सिर्फ क्या था, म्यू था। और वो म्यू क्या था, वो उस कांच का अपवर्तनांक था। किस कांच का अपवर्तनांक था, जिसका लेंस बना था। तो वो म्यू आएगा कब, वो कब आएगा, वो पहले माध्यम के सापेक्ष उस कांच का अपवर्तनांक है, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है। तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि इसमें फॉर्मूला बन जाए 1 म्यू टू का। तो हम एक काम करते हैं, इधर से म्यू वन ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ से बचेगा 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, और इज इक्वल टू, ये हमारा जो है म्यू वन हमने ज़बरदस्ती ले लिया कॉमन।
अंदर मेरे पास इस वाले बॉक्स में बचेगा μ2 डिवाइडेड बाई μ1, और क्योंकि हमने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है तो इसके नीचे जो है वो μ2 के नीचे μ1 आ जाएगा, और माइनस का 1 बचेगा एक ब्रैकेट में ऐसे, ठीक, और ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसी के बगल में लिख लेना। अब ये जो μ1 था ना ये कट गया, इसके साथ बचता है मेरे पास 1/v 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। इसको हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक, जो कि बन जाएगा हमारा कांच का अपूर्णांक, और उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और यही जो है हमारा मेन जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो क्या आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है? बड़ा आसान था, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन हम ये मान लें कि यदि इस पतले लेंस के सामने, यदि इस पतले लेंस के सामने वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो? वस्तु कहाँ होगा? अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो, अगर उत्तल लेंस के सामने हमारी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमें फोकस पर मिलता है ना, तब प्रतिबिंब फोकस पर होगा। इसका मतलब है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपनी वस्तु को अनंत पर रख दें, तो इसका जो प्रतिबिंब मुझे मिलेगा v का वैल्यू जो वो v जो हमको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। हमसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपने इसका प्रतिबिंब अनंत पर रख दें, लेकिन ये अनंत पर रखेंगे तो कैसा होगा? निगेटिव होगा ये। और हम फॉर्मूला जो देख चुके हैं उसमें क्या है भाई? फोकस पर मिलेगा, और उत्तल लेंस का फोकस प्लस में ही होता है। तो v को बना देंगे f और u को बना देंगे हम माइनस का इनफाइनाइट। और ये फॉर्मूले को जिसमें हमने लिखा था 1 μ2, इसको हम शॉर्ट में अब 1 μ2 को सिर्फ म्यू लिख सकते हैं, और म्यू हमारा कांच का अपूर्णांक होगा। बस इतनी बात तुम याद रखना अच्छे से, ये मेरा कांच का अपूर्णांक होगा, बस इतनी बात अच्छे से याद रखना, ठीक। अब बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 1/f बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1, और इसके बाद हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1% कोई भी समस्या इसमें होने वाली है, ठीक। यही लेंस मेकर सूत्र है। यही क्या है? लेंस मेकर सूत्र है। अब हम इसके ऊपर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं जिस पे अक्सर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सर वो कॉन्सेप्ट क्या है? जल्दी से बता दो, सुनो मेरी बात। उस कॉन्सेप्ट को सीखने की प्लीज़ अभी कोशिश करना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक, जिसके ऊपर अक्सर नान क्वेश्चन बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका होगा नोट में, ठीक। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे आसपास जो है वो जल है। हमने मान लिया कि हमारे जो आसपास क्या है? जल भरा हुआ। जिसको अच्छे से समझना है, अच्छे से मेरी क्लास को देखना, देख सकता है बेटा। देखो, ये हमने मान लिया कि हमारे पास आसपास ना ये जल भरा हुआ है। इस तरीके से ये मान लिया हमने कि हमारे आसपास जल भरा हुआ है, ऐसे, ठीक, ऐसे। ओके, अब इसको समझो, ठीक। और हमारे पास एक जो है वो उत्तल लेंस है। हमारे पास एक उत्तल लेंस है। पहले जो ये उत्तल लेंस हमारा है ये कहाँ रखा है? वायु में, ऐसे। ये उत्तल लेंस हमारा वायु में ऐसे रखा है, और इसको उठा के हमने यहाँ कर दिया है। अब इसको उठा के हमने जल में उठा के डाल दिया है,
तो अब हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि बार बार पूछा गया है, समझना मेरी बात, हमसे बार बार पूछा गया है कि अगर ये वायु में है तो इसकी फोकस दूरी दे देंगे, जल में जाएगा तो फोकस दूरी ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरी बात समझना, हमने ये मान लिया कि माना उत्तल लेंस की जल में फोकस दूरी हमने उत्तल लेंस की जल में जो फोकस दूरी है वो मान ली है कि कितनी है, f है। तो फोकस दूरी कितनी है, f है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक, f a है, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा, तब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 1/FA। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा भाई, इसमें है ना हमारा ये, तो इस हिसाब से हम यहाँ फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि माना उत्तल लेंस की जल में हटा दो, इसको लिखो वायु में, और आसान पहले बनाओ इसको लिखो कि वायु में फोकस दूरी, ठीक, ये वायु में फोकस दूरी कितनी, FA है। तो उस बिहार पे हम बोल सकते हैं कि भाई इसका अपवर्तनांक जो होगा वो ये होना चाहिए कि नहीं बेटा, ए म्यूजी होगा और यही होगा, ठीक। और ये जो होगा ना, ये किसके सापेक्ष होगा, ये इसी वायु के सापेक्ष होगा। बात क्लियर हो गई। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो जरा ध्यान से सुनना अभी, ठीक, मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। यदि इस लेंस को, फिर आप बोलो कि सर यस क्वेश्चन आते हैं, यदि इस लेंस को जल में डुबो दिया जाए, तब फोकस दूरी F हमने मान लिया जल के लिए FG, ठीक है, जल के लिए G FW मानोगे ना, FW है, ठीक। अब ये फार्मूला जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। समझने की प्लीज़ कोशिश करना, ये सिर्फ वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो अब हमने ये फार्मूला ऐसे लिखा, अभी तो अधूरा है फिलहाल, ठीक। ये जल है, इधर वायु था जिसका अपवर्तनांक था ये कांच था जिसका अपवर्तनांक था ये, इधर फिर से वायु है, इधर जल है जिसका अपवर्तनांक μW है, ये कांच है जिसका अपवर्तनांक μg है, और ये इधर फिर से जल है जिसका अपवर्तनांक ये है। समझ में आई बात। अब हम लिखेंगे जल के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि हमें इस कांच का ही निकालना है, जल के सापेक्ष। तो जल के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक, बोलो क्या है बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को भाग करना। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा ना तो इसी तरीके से करना है, पूरा ऐसे ही छापना है, 1 व 2 को भाग करने पर बस खाली वैल्यू पुट करना पड़ेगा अब आपको। अब हम समीकरण 1 और 2 को भाग करते हैं, ठीक। अब मेरे पास जगह तो है नहीं, तुम लोग तो ये बात समझ ही गए हो क्योंकि सर ने इतना बड़ा बड़ा ऐसे लिख दिया, और मेरी हाइट भी वैसे थोड़ा है, बट ये बोर्ड ना गलत तरीके से थोड़ा लग गया है, तो ये हाइट ना काफ़ी ऊपर हो गया। अब मैकेनिक बुला के इसको नीचे कराएं तो टाइम वेस्ट ही होगा। अब हमने भाग करना है बच्चों, तो 1/FA भाग करना है 1/FW भाग करना है, ठीक। और ये जब हम भाग करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इससे जाएगा कट, तो बचेगा हमारे पास A μg -1 डिवाइड, यहाँ ऐसे कर दिया वहाँ ऐसे कर ले रहे, तुम लोग समझदार तो हो यार, अब 12th में पहुँच गए हो, W μg -1, ठीक। अच्छा, ये 1/F है, ये गुणा का चिन्ह होगा, पलट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आएगा FW और ये FA आएगा, ये भाई पलट जाएगा तो ये FW ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा A μg -1। और अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, मेरी बात, W μg को तुम लिख सकते हो कि कांच का अपवर्तनांक ऊपर और इस जल का अपवर्तनांक नीचे,
और ये वाला फॉर्मूला तुम लिख सकते हो बिना कुछ सोचे और समझे। अब आप सोचोगे सर ये आया कहाँ से? एक सूत्र होता है 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये वही वाला फॉर्मूला जो 10th में पढ़ा था ना, ये वही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दिया गया है कि भैया वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक और ये कांच का अपर्तनांक। फिर आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब अच्छे से मेरी बात को समझना, ये हो गया हमारे पास, ये अब चाहो तो इसको भी बॉक्स में बंद कर सकते हो। ये हो जाएगा FW और उसके बाद A μg माइनस में 1, एलसीएम ले लोगे अगर तुम तो A μg माइनस में फिर से क्या बन जाएगा A μW, ठीक। और जो नीचे इसमें बचेगा ना A μW, उसका ऊपर जाके हम गुणा कर लेंगे, A μW ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद गुणे में ये जो FA था वो आ जाएगा। तो ये हमारा मेन जो फॉर्मूला था यहाँ से जनरेट हो जाएगा। हमें उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे करोगे, ये लाइन लिखोगे, ये लिखोगे, उसके बाद ये करोगे, यहाँ तक आओगे और सारी वैल्यू उठा के यहीं पर पुट कर दोगे, वहाँ नहीं जाओगे। वहाँ जाओगे तो कठिन बन जाएगा, यहीं पे जाके वैल्यू को रख देना है। अब फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं इस पर। हमने मान लिया कि भाई कांच का अपर्तनांक दे दिया 1.5 और वायु का अपर्तनांक इतना है, ये हमने दे दिया ऐसे, ठीक। और हमने इस जल का अपर्तनांक भी दे दिया कि बच्चों 1 हमने दे दिया 2 और हमने कहा इसको हल करो। स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया। अब इसके बाद हमने कहा इसको हल करो। समझदार हो तुम लोग, उसको साफ नहीं कर रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो क्या करते हैं, हमें दिया है FW और FA दे दिया है, मतलब वायु में इसकी फोकस दूरी दे दी है कि 10 सेंटीमीटर है, ऐसे दे दिया हमको, ठीक। तो हमने कहा वायु में फोकस दूरी, तो हमने लिखा कि भाई जल, इसमें फोकस दूरी पूछा है जल में, तो हमने इसको 10 सेंटीमीटर रखा। अब आप सोचोगे सर सेंटीमीटर का है, मीटर में नहीं बदलोगे, बदल सकते हो मीटर में। लेकिन बच्चों ये देखो ऊपर भी मीटर होगा, नीचे भी मीटर होगा, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो अगर तुम सेंटीमीटर में रख भी दोगे तो सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमने क्या किया, ऐसे ही रख दिया। और हमने देखा कांच का अपर्तनांक जो दिया गया था वो कितना था वायु के सापेक्ष, वो दिया गया था 1.5। कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष जो कि 1.5 है, क्योंकि वायु के सापेक्ष अगर हम तुलना करेंगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। तो और उसके बाद माइनस में 1 हो गया। यहां आ जाओ, A μg का वैल्यू 1.5 और इसका वाटर का दे दिया है 1.2, ठीक। और माइनस का 1, बोलो ये बात क्लियर हो गई। यहां से मिलेगा हमको 0.5, ये न्यूमेरिकली बना लेना तुम लोग अपने आप, ठीक। और उसके बाद ये 0.5 और यहां से इसका 1.2 का उधर गुणा करेंगे 1 के साथ, तो बचेगा 0.3 और नीचे आ जाएगा 1.2, वो जाके हम ऊपर गुणा कर देंगे 1.2। बाकी तुम लोग समझदार हो, एलसीएम लेंगे 1.2 आएगा, ऊपर ले जाएंगे, घटा लेंगे, है ना। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का गुणा 0.4 से करेंगे 2 आएगा उत्तर। तो यहाँ से मिलेगा हमको 2। तो इसका मतलब है कि FW डिवाइडेड बाई 10 और उसके बाद ही हो गया 2। तो जल में इसकी फोकस दूरी अब हो जाएगी 2 × 10, जो कि हो जाएगी हमारी कितनी 20। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रखा होता है, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस कर लिया है। हमें उम्मीद है ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा जिसकी मैंने बात की, ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, वो चीज़ ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों को लाइव क्लास दूं तो कितने बजे दूं, ये आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं लाइव क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं तो मैं कितने बजे स्टार्ट करूं, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक ये वाला समय नहीं चूज़ करना है। इसके अलावा आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर 1 घंटे की क्लास लेनी है तो हम कितने बजे लें, ठीक। क्या हम सुबह ले सकते हैं क्लास को, और अगर सुबह लें तो हम कितने बजे लें, या आप लोग कमेंट में बताइए। जल्दी ही डिसीजन लेते हैं क्योंकि लाइव क्लास में आके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं, वो पिछले ईयर के प्रश्न पत्र भी सॉल्व कराने हैं, ठीक। चलिए, हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पूरी क्लास का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए,
नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि एकदम फ्री होगा। अगर आप इसी क्लास से नोट्स बनाना चाहते हो तो देन सो गुड, क्योंकि इस क्लास से नोट्स बन के तभी आप लोगों को दिया जाता है। ठीक, और इसके बाद बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इट्स योर चॉइस, हमने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।